संसाधन, यानी अक़लियती ख़वातीन की तालीम और वसाइल। हमारे मुल्क में 6 मजहबी अक़लियतें हैं, 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्ध और जैन। इनमें 5 अक़लियतों की तालीमी सूरत हाल, शैक्षिक दशा अच्छी और संतोषजनक है। सिर्फ मुस्लिम अक़लियत की तालीमी सूरत हाल चिंताजनक है, ये तालीमी पायदान में नीचे है। फ्रेंड्स फॉर एजुकेशन के सर्वे के मुताबिक मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा का अनुपात, लिटरेसी रेट 21% है, जबकि अदर दैन मुस्लिम 40% है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुसलमानों में, मुस्लिम औरतों में तालीम की सूरत हाल अच्छी नहीं है। हुकूमत बिहार और मरकज़ी हुकूमत दोनों इनके उत्थान के लिए, इनको ऊपर उठाने के लिए, इनको शिक्षा के मैदान में आगे लाने के लिए कई तरह की स्कीमें, प्रोजेक्ट्स चला रही हैं, कई तरह के संसाधन मुहैया कराए गए हैं। आज इसी पर हम चर्चा के लिए यहाँ जमा हुए हैं। इसके लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं शिक्षा विभाग के पूर्व डिप्टी सेक्रेटरी जनाब अरशद फिरोज साहब। इनका सीधा रिश्ता तालीम से है, शिक्षा से है, एजुकेशन से है। आजकल ये गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी के मुअज़्ज़ज़ चेयरमैन हैं। जनाब अरशद फिरोज साहब, आपका इस स्टूडियो में खैर मक़दम है, इस्तक़बाल है। शुक्रिया। आपका ताल्लुक़ सीधे शिक्षा से है और आज आप देख रहे हैं कि हमारा जो मज़मून है, जो हमारा उन्वान है, जो हमारा शीर्षक है, वो अल्पसंख्यक महिला पर है और उसके संसाधनों से मुतल्लिक़ है। हमारा आपसे एक सवाल ये है कि आप जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं और जो उनकी तालीमी सूरत हाल है, शैक्षिक दिशा है, स्तर है, एजुकेशनल स्टेटस है, उसके बारे में आपका क्या नज़रिया, क्या ख्याल है? कैसा समझते हैं आपके मुस्लिम महिलाओं में, मुस्लिम औरतों में तालीम की सूरत हाल क्या है? अभी आपने जो बताया कि जितने अल्पसंख्यक है उनमें सब में थोड़ी नीची क्वालिटी है अभी हम लोगों के लिटरेसी रेट में, मुस्लिमों में। तो जो ओवरऑल लिटरेसी रेट है उसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का जो लिटरेसी रेट है वो 80% है, और उस 80% में सबसे हाईएस्ट जो लिटरेसी रेट है वो है क्रिश्चियन का, वो 86% है, और जो अदर्स हैं माइनॉरिटीज़ उनका 80% है, और जो मुस्लिम हैं उनका लिटरेसी रेट 65% के आसपास है, 65 पॉइंट कुछ है, 66 के करीब है। तो ये चिंताजनक बात है, जो जहाँ पर 86% हाईएस्ट है और अदर्स जो माइनॉरिटी है उनका 80% है, उससे बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। 64, 65, 66% के आसपास होना, ये 2021 का सर्वे के मुताबिक है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण सबसे बड़ा कारण हमको लगता है कि आर्थिक रूप से थोड़ा पिछड़ापन है। आर्थिक रूप से पिछड़ापन होने के वजह कर सबसे पहले लोगों को चिंता होती है रोजी और रोटी की। जी। तो मुस्लिम समुदाय में ये प्राय देखा जाता है, चूँकि हम लोगों की पोस्टिंग कई गांव में भी रही है, मतलब डिस्ट्रिक्ट में रही है, ब्लॉक में रही है, अनुमंडल में रही, तो हम लोगों को गांव से बहुत मौका मिला, वाबस्ता रहे हम लोग गांव से भी, वहाँ जाने का मौका मिला। तो वहाँ देखते थे कि लोगों को बहुत परेशानी है, खाने पीने का भी जुगाड़ करने का, रोज़गार मुहैया कराने का की उसको ज़रूरत को कैसे दरपेश कर आता है उन लोगों के सामने ये मामला। तो कई जगह पर भागलपुर में हम देखते थे तो छोटी छोटी बच्चियाँ या ख़ास तौर से औरतें, बच्चियाँ कम उम्र से ही वो कपड़ा बुनकर का काम करने लगती थी, और जो कपड़ा बुनकर का काम हो रहा है, कपड़ा बुनने के बाद में फिर उसमें चादर बनता है तो उसमें बुनाई का काम, सिलाई का काम, इस तरह से तो बहुत बचपन से ही कम उम्र में ही उनको रोज़गार से जोड़ दिया जाता है। तो गोया कि आपके कहने का मतलब ये है कि मुस्लिम औरतों में जो तालीम की कमी है उसकी मतलब मेन वजह जो है गरीबी है, और उसमें जो उसकी वजह से उनकी बच्चियां बचपन ही से काम में लग जाती हैं। तो इनको ख़त्म करने के लिए हमारी बिहार गवर्नमेंट और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों कोशिश कर रही हैं, यानी जिसको कहते हैं संसाधन की बात आज है कि संसाधन जुटा रही है, उनके लिए संसाधन मुहैया करा रही है। तो हमारी बिहार गवर्नमेंट भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा मतलब फिक्रमंद है, कोशिश कर रही है, प्रयत्नशील है कि मुस्लिम महिलाओं का शिक्षा स्तर ऊपर उठे।
इसमें से बहुत सारी कोशिशें हैं, उसकी स्कॉलरशिप है, तो ये स्कॉलरशिप है, उसके साथ अल्पसंख्यक छात्रावास है, उसके बाद उनको तरह तरह का मतलब कि और भी सहूलतें दी गई हैं। तो आपके ख्याल से बिहार गवर्नमेंट जो कर रही है इन मुस्लिम महिलाओं के शैक्षिक उत्थान के लिए, उनमें कौन कौन से वसाइल संसाधन अभी काम कर रहे हैं? जैसे अभी हम बता रहे थे, एक तो कारण हुआ आर्थिक जी, उसके अलावा भी हो गया है कि लोगों में बेदारी कम है एजुकेशन की तरफ, कुछ लोग बीड़ी बनाने में जुट जाते हैं, तो वो एक है जो पहले ही प्रॉब्लम डिस्कस हुआ, उसकी वजह कर पढ़ाई में पीछे रह जा रहे हैं। और 6 से 14 साल के बच्चियों में ड्रॉप आउट के केसेस बहुत ज़्यादा है, जो पढ़ाई करने के दौरान में किसी न किसी वजह से पढ़ाई छोड़ देते हैं। जी जी। तो उसके लिए हमारे खास तौर से जो बिहार में बहुत सारे जो प्रोग्राम चल रहे हैं, तो एजुकेशन के फील्ड में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो एक कार्यक्रम शुरू किया गया था साइकिल योजना, तो बहुत ही वो कामयाब योजना रहा है साइकिल योजना। और साइकिल योजना के वक्त में हम किसी जगह पे, भागलपुर में ही शायद मेरी पोस्टिंग थी, बीहपुर में, जी जी। तो उस वक्त में भागलपुर ये साइकिल योजना शुरू हुआ था, तो हम लोगों को नहीं लग रहा था कि इतना ये योजना सफल हो पाएगा कि घर घर से लड़कियां साइकिल पर स्कूल जाएंगी, लेकिन वो काफ़ी सफल योजना रहा। उसमें और भी अच्छा काम ये हुआ कि जो शराबबंदी हुई, तो शराबबंदी की वजह कर लड़कियां साइकिल पर जो निकलती थी तो उनको किसी प्रकार का डर भय भी खत्म हो गया। लोग जो शराबबंदी योजना, इसमें तालीम के मैदान में बहुत ही अच्छा रोल रहा, सहायक साबित। जो घर से बच्चियों को निकलने में माँ बाप अगर उनको कुछ रुकावट डालते, लेकिन शराबबंदी की वजह कर माहौल बड़ा पीसफुल हो गया था, तो बच्चियां आसानी से साइकिल पर निकल पाए। एक साइकिल योजना हुई, दूसरा मैट्रिक स्कॉलरशिप हुआ। योजना जी, साइकिल योजना में ये मामला है कि उसमें मुस्लिम बच्चियां भी आप देखते हो कि साइकिल पर वो निकल रही हैं, स्वाभाविक तो ये बहुत ही अच्छी उपलब्धि है। जी जी। और दूसरी बात यह पोशाक योजना है, MDM की योजना है। हम लोग अगर शहर में बैठे हुए हैं या नहीं भी वहाँ से हम लोग रूबरू हो रहे हैं, लेकिन गांव में गरीब लोगों के पास खाने की भी समस्या है, उनके लिए MDM की योजना है। सभी स्कूल में MDM चलता है, पोशाक योजना चलती है, साइकिल योजना चलती है। जी जी जी, मिड डे मील योजना है, छात्रवृत्ति की योजना है। कहीं पर पढ़ाई में कोई खर्च नहीं हो रहा है, लोगों को खर्च नहीं हो रहा है, सिर्फ यह है कि जागरूक करने की ज़रूरत है। अगर हम लोग या हमारे समाज लोगों को जागरूक कर सके, बच्चों को स्कूल तक भेज सके, तो हालात बदल सकते हैं। कुछ तरह की माली इमदाद है और कुछ वजीफ़ा है, उसके लिए बिहार गवर्नमेंट के पास क्या क्या स्कीमें हैं? जैसे स्कॉलरशिप के हिसाब से बिहार गवर्नमेंट क्या देती है? स्कॉलरशिप में एक प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दोनों लागू है। बहुत बेहतर। और ख़ास तौर से जो मैट्रिक जो बच्चियाँ पास करती हैं उनको 10,000 का स्कॉलरशिप मिलता है, और जो +2 कर रही हैं या ग्रेजुएशन जो कर रही हैं उनको 15,000 का स्कॉलरशिप मिलता है। तो स्कॉलरशिप वन टाइम मिलता है, वन टाइम जी, वन टाइम मिलता है। स्कॉलरशिप भी मिल ही रहा है, फीस उनको किसी तरह की लगती नहीं है। साइकिल ग्रेजुएशन करने पर उनको एक मिलता है कन्या प्रोत्साहन योजना, जिसमें पहले 25,000 रुपया था, उसको बढ़ा करके 50,000। बहुत अच्छा, यानी इंटर करने पर 25,000 मिलता है और ग्रेजुएशन करने पर 50,000 मिलता है। इस तरह से गवर्नमेंट मिड डे मील हो गया, साइकिल योजना हो गया, पोशाक योजना हो गया, ये फिर स्कॉलरशिप योजना हो गया। इससे तो बहुत ही मतलब कि एक तरह संसाधन जुटाया है गवर्नमेंट ने, बिहार गवर्नमेंट ने मुस्लिम लड़कियों को आगे आने के लिए। इसके अलावा और भी क्या क्या जैसे उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। तो कन्या के लिए स्पेशली हुआ। जी जी। तो बिहार गवर्नमेंट इसके लिए तो बहुत तरह से कोशिशें कर रही है। अभी कुछ अक़लियती हॉस्टल्स के बारे में बात चल रही है, वो क्या है? वो तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का है, और लेकिन आज भी हमने कौमी तंजीम में भी पढ़ा था, और जैसे भी पहले से भी जानकारी है कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा बहुत सारे जिलों में रेसिडेंशियल हॉस्टल बनाए जा रहे हैं। रेसिडेंशियल हॉस्टल बनाने का प्लान है गवर्नमेंट का? बनाने का प्लान है और बनाया भी जा रहा है। जैसे दरभंगा केवटी में बनकर तैयार हो चुका है। उसके अलावा आपका पूर्णिया, मधुबनी और किशनगंज वगैरह में बहुत तेजी से काम चल रहा है, और एक चरणबद्ध तरीके से लगभग सारे जिला में बनाने का प्रोग्राम है। वो बन जाने से जिस तरह से आप देखते होंगे अनुसूचित जाति का हॉस्टल रहता है, कल्याण छात्रावास, तो हम कभी माननीय मंत्री अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के हम आप सचिव भी थे, तो उस नाते मुझे कई बार उनके हॉस्टल में जाने का मौका मिला। वहाँ पर देखते थे कि पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, खाने का भी व्यवस्था अच्छा है, तो उसी तरह का मौका मिलेगा इन लोगों को भी, अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए भी, इस तरह के हॉस्टल बन जाने से। तो गोया के बिहार गवर्नमेंट अक़लियती
तलबा के लिए, तालिबात के लिए, औरतों के लिए तरह तरह के संसाधन जुटा रही है। जी। मेरा अगला सवाल है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है इस सिलसिले में, उसके क्या क्या स्कीमें हैं, क्या क्या उसके मंसूबे हैं, क्या क्या संसाधन हैं? इसमें जो छात्रवृत्ति की राशि है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, उसमें बिहार सरकार का भी शेयर है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी। जी, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का तो एक योजना है ही। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट से 15 सूत्री कार्यक्रम है, जो 15 निकाती प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के तहत भी 15 कार्यक्रम बनाए गए हैं जिससे अल्पसंख्यक छात्राओं को फायदा होगा, छात्रों को सभी तरह से। तो केंद्र सरकार भी इसके प्रति लगातार चिंता कर रही है और उस तरह के कार्यक्रम बनाए गए हैं, जिसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार को भी दी जा रही है और केंद्र सरकार भी कर रहे हैं। केंद्र सरकार के पास स्कॉलरशिप की योजनाएं हैं जी, जिसमें वो प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक में अपना उसमें शेयर देती है वो। इसके अलावा और भी कुछ जैसे केंद्र सरकार की जो योजना है, एक है ICDS, अगर हम लोग शुरू से लेकर चलें जी, तो ICDS जो होता है वो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्कीम का है। बिल्कुल। तो जिसमें बच्चों 0 से लेकर के और 3 साल तक के बच्चों का वहाँ ख्याल रखा जाता है। तो 0 से 6 माह तक की माँ जो होती है उनको फूड दिया जाता है, न्यूट्रिशन दिया जाता है। इसमें मुस्लिम महिलाएं भी इससे लाभान्वित होती है। फिर 6 माह से आगे का जो होता है 6 माह से 3 साल के बच्चे को उनका अलग केयर का प्रावधान है। फिर 3 साल से 6 साल के बच्चे के लिए अलग प्रावधान है, उनको प्री स्कूलिंग की शिक्षा दी जाती है। तो ये सारे में केंद्र सरकार का डायरेक्शन भी है, निर्देश है इस 15 निकाती प्रोग्राम के तहत कि खास तौर से वंचित ग्रुप को, अल्पसंख्यक के बच्चियों को भी इसमें जोड़ा जाए, लाया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है और अरशद साहब के बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप है ना, ये मौलाना अबुल कलाम फाउंडेशन के लिए दिया जाता है। 9वीं 10वीं के बच्चियों को 5,000 और 11वीं 12वीं के बच्चे को 6,000। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बड़ा स्कीम है। जी जी जी। इससे लाखों लड़कियों को दिया जा चुका है। जी जी। इसके अलावा और क्या है प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जो एक पढ़ो परदेश भी शायद है, वो बाहर अगर कोई बच्चियां जाना चाहें? जो 15 निकाती प्रोग्राम है उसमें है उर्दू की पढ़ाई पर फोकस करना या उसको बढ़ावा देना। फिर आपका हो गया मदरसों की पढ़ाई का मॉडर्नाइजेशन करना। उसके बाद हो गया अल्पसंख्यक छात्रा के लिए छात्रवृत्ति देना। ये सब 15 निकाती प्रोग्राम के तहत आता है। फिर मौलाना आज़ाद जो आपने चर्चा की, उस शिक्षा प्रतिष्ठान है, उसको आर्थिक मदद पहुंचाना, उसको सुदृढ़ करना, ये भी इनका एक मंसूबा है। फिर गरीब परिवार को रोजगार से जोड़ना, जितना स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, ये जो भी रोजगार का है, जो स्कीम ग्रामीण लेवल पर या अर्बन लेवल में चल रहा है, सभी में उसमें दिया गया खास तौर से निर्देश कि अल्पसंख्यक के लोगों को भी इससे जोड़ा जाए। ये केंद्र सरकार की नीति है। उसके बाद फिर सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए उनका खास तौर से ये डायरेक्शन है कि उसको रोकना है किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है, और उसमें जो कल्प्रिट हैं उनके खिलाफ में अभियोजन की कार्रवाई करना, और फिर उसके बाद वैसे लोग जो सांप्रदायिक कारणों से विस्थापित हो चुके हैं उनका पुनर्स्थापन की योजना। ये सारा 15 निकाती प्रोग्राम के तहत आता है। अरशद साहब, तालीम से आप जुड़े रहे हैं, मुसलसल आपका तालीम से राब्ता वास्ता रहा है। तालीम का एक बहुत बड़ा जरिया है मुसलमानों के दरमियान मदरसा। जी। सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत सारे मदरसे को एड देती है और बिहार गवर्नमेंट में मदरसा एजुकेशन बोर्ड जो है रियासती, ये तालीम के मैदान में बड़ा काम कर रहा है। ये मदरसा किस तरह से मुस्लिम औरतों के लिए, मुस्लिम ख़वातीन के लिए, मुस्लिम लड़कियों के लिए तालीम के मैदान में अपना रोल, अपना किरदार अंजाम दे रहा है? जी, तो फिर से हम दोबारा ये कहेंगे कि मैं एक वक्त में सहरसा में मेरी पोस्टिंग थी जी। वहाँ पर मैं था DM SFC के पोस्ट पे जी। तो जहाँ पर मैं रहा करता था उसके आसपास में एक मदरसा था। उस वक्त में मुझे मदरसा से बहुत ज़्यादा ताल्लुक था नहीं, लेकिन वहाँ पर था। तो हम जब निकलते थे गाड़ी से अपने ऑफिस जाने के लिए तो देखते थे उस मदरसा में बच्चियों की काफ़ी ज़्यादा तादाद थी, और 1-2 दफ़ा हम रुक करके भी देखे, वहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी। सहरसा में वो बस्ती का नाम, बस्ती मोहल्ला का भी नाम था। अच्छा, बस्ती मोहल्ला, वहाँ पर बहुत ही अच्छा मदरसा। बाद में मुझे मौका मिला मदरसा बोर्ड का हम चेयरमैन भी हुए। लगभग 1 साल तक हम बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। तो हमको लगा कि मदरसा एक ऐसा संस्था है जहाँ पर गरीब के बच्चे ज़्यादा जाते हैं,
इसलिए वहाँ पर फोकस करना बहुत ज़रूरत है कि वहाँ अच्छी पढ़ाई हो, अच्छे टीचर्स हो। तो वहाँ पर वस्तानिया, फ़ौकानिया, मौलवी और आलिम की तालीम दी जाती है, और उसमें जो तालीम निस्वां है, औरतों की तालीम पर फोकस किया जाता है और किया जाना भी चाहिए। इसी के तहत एक प्रोग्राम शुरू हुआ था, जो मेरे ही वक्त में जब हम वहाँ पर चेयरमैन हुआ करते थे, उस वक्त में एक प्रोग्राम आया था कि एडोलेसेंट गर्ल के लिए, इसको हम लोग बोलते थे तालीम नौबालिगा, उसके लिए UNFPA जो यूनिसेफ की एक संस्था है, उसी के साथ में हम लोगों का मेमोरेंडम भी साइन किया गया था मेरे वक्त में। तो वहाँ से भी कुछ कोर्स वो लोग दिए हैं मदरसा एजुकेशन बोर्ड को, जिसकी पढ़ाई चल रही है, या नौबालिगान जो हैं लड़कियाँ, उनको जागरूक करने के लिए उनको कैसे आगे बढ़ना है, उस संबंध में मदरसा एजुकेशन बोर्ड अपना काम कर रहा है। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड जो है जी, तो वो तो बहुत ही बेहतर है इस मामले में कि ये नए करिकुलम को फॉलो कर रहा है जी। इसके अंदर साइंस भी है, कंप्यूटर भी है, कॉमर्स भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, मैथ भी है, और इसका सिलेबस बड़ा इनरिच है। जी जी। इसकी बुनियाद पर हम किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे रियासतों में भी इसको मंजूरी हासिल है, नौकरी के लिए भी मंजूरी हासिल है। जी जी। इस तरह से बिहार मदरसा बोर्ड तो बिहार गवर्नमेंट की तरफ से एक वरदान है, जी, एक नेमत है। मुस्लिम लड़कियां क्या इससे फायदा उठा रही हैं? क्या इससे उनका एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट हो रहा है? आपके ख्याल में क्या? एक आम तौर पर अगर हम देखें, आम लोगों के नज़रिए से देखें, तो हमको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला है जी। ख़ास तौर से जो अभी टीचर्स की बहाली हुई, उसमें उर्दू टीचर्स के तौर पर काफ़ी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने मदरसा एजुकेशन बोर्ड से आलिम की डिग्री हासिल की हुई है, फ़ौकानिया के बाद आलिम की। वैसे कई टीचर बनी हैं उर्दू टीचर के तौर पर। लेकिन और भी हम इसमें एक कहना चाहेंगे, जो कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी रिकमेंडेशन है कि रिकमेंडेशन ये है कि मदरसा एजुकेशन बोर्ड की जो डिग्री है, उस डिग्री को रेलवे भर्ती बोर्ड में बैंकिंग सर्विस के लिए, डिफेंस सर्विस के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए भी मान्य किया जाना चाहिए। चूँकि इसमें बात ऐसा नहीं कि आप डिफेंस में या किसी भी सर्विस में इसका अगर आप दे देते हैं सर्टिफिकेट को, जायज़ ठहराते हैं या उसको एलिजिबिलिटी देते हैं, एलिजिबल देते हैं उसके के लिए, उसके बाद फिर तो उनका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है। तो वो तो एक दायरा है कि आप भी क्वालिफाइड हैं, आप आलिम आप हैं या आलिम हैं, और कौन सी डिग्री, मौलवी, आलिम, जिस लेवल का है, इंटर ग्रेजुएशन का स्टेटस का जो भी एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम का वो सिर्फ एक क्राइटेरिया है जिसके आधार पर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के लिए आप योग्य माने जाते हैं। उसके बाद तो फिर आपका कंपटीशन होता है, तो वहाँ पर उनको वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उनको जो रेलवे, डिफेंस और बैंकिंग सर्विस में भी अभी उसमें मंजूरी नहीं मिली है, नहीं मिली है। बाज़ जगहों में जो मंजूरी मिली है, इक्विवेलेंस मिला हुआ है, यानी उससे उनको फायदा मिला। अगर वो फाजिल है तो वो ग्रेजुएट है, नहीं फाजिल है तो मास्टर डिग्री होल्डर है। जी जी जी। आलिम है तो ग्रेजुएट है, मौलवी है तो इंटर है, फ़ौकानिया तो मैट्रिक। ये बड़ी बात है कि स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में इस डिग्री की मांग है, और यहाँ से फारिग होने वाले तलबा व तालिबात उसमें दाखिला ले सकते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि नौकरियों में भी बिहार गवर्नमेंट में बहुत जगह सारी सहूलत हासिल है। ये ख़ास मदरसा एक ख़ास मतलब कि मुस्लिम औरतों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बेहतरीन रोल अदा कर रहा है। वो लड़कियां देहात और गांव की जो कि स्कूल नहीं जा सकती, कॉलेज नहीं जा सकती, यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती, उनको मदरसे के जरिए तालीम हासिल करने की सहूलत है। और चूंकि उसकी डिग्री की एक्वेलेंस है, बराबरी है, इसलिए वो आगे बढ़ती हैं और बढ़ रही हैं। तो मेरे ख्याल से मदरसा बहुत बड़ा मतलब कि एक जरिया है। आप क्या चाहेंगे मदरसे में और क्या तब्दीली की जाए कि इन लड़कियों का, इन औरतों का, अक़लियती ख़वातीन का ज़्यादा अपलिफ्टमेंट हो सके, फ़ायदा हो सके? क्या उसमें आप चाहते हैं? अभी जैसा कि आपने कहा कि बिहार गवर्नमेंट के अलावा रेलवे बोर्ड, हाँ, उसकी सर्टिफिकेट की मान्यता और जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि आगे फिर तो ऐसा नहीं है कि उसी डिग्री के बेसिस पर उनका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद तो फिर उनको कंपटीशन का सामना करना ही होगा। तो वहाँ पर रोकने का कोई ऐसा वजह नहीं बनता। गोया कि बिहार में और जगहों पर भी मदरसा वीमेंस एजुकेशन के लिए बहुत ही बेहतर जरिया है। जी, आपने अभी बात की कम्पिटिटिव एग्जाम्स की। जी, तो जहाँ तक कम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात है, बिहार गवर्नमेंट भी इसके लिए उन्होंने कुछ संसाधन जुटाए हैं। बिहार में कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बिहार गवर्नमेंट ने
क्या संसाधन जुटाए हैं, क्या इंतजाम किया जी, है? उसके पहले एक चीज बताना चाहेंगे। एक है तालीमी मरकज केंद्र जी, जो कि हम लोग बता रहे थे लड़कियों के एजुकेशन के लिए। तो तालीमी मरकज केंद्र जो होता है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का जी, वो भी काफ़ी अच्छा रोल अदा कर रहा है। और तालीमी मरकज में जो उन लोगों की ड्यूटी यही है कि वैसे लोग जो कि नहीं जा पा रहे हैं स्कूल, उनको ला करके प्रेरित करके स्कूल तक पहुंचाना। तो ये हमसे छूट गया था, इसलिए हम इसको कोट करना बहुत बड़ा पॉइंट है कि तालीमी मरकज खोल करके बिहार गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा उन वंचित लोगों को जो स्कूल कॉलेज जाने से महरूम हैं के पढ़ने का उसके लिए दो है। एक अनुसूचित जाति जनजाति के लिए टोला सेवक होते हैं जी जी, और मुस्लिम जो अल्पसंख्यक बच्चे हैं उनके लिए तालीमी मरकज है। अब हम लोग आते हैं ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की बात करें, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए कोचिंग की जो व्यवस्था है वो तो बहुत ही बेहतर तरीके से हज भवन में चल रहा है। अच्छा। और हज भवन में इतना बेहतर तरीके से चल रहा है कि उसका हम लोग रिजल्ट जो देखते हैं पेपर पर भी ऐसे भी पता लगता है, तो परसेंटेज बहुत अच्छा है वहाँ के बच्चों का। वहाँ जो तैयारी कराई जा रही है वो तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरह से कराई जा रही है। किस चीज़ की, बीपीएससी की, एसएससी की? हाँ, वहाँ पर तो सारे तरह की तैयारी कराए थे। एसएससी की भी तैयारी होती है, बीपीएससी की तैयारी होती है, सिविल सर्विसेज जितने भी तरह के हैं, और यूपीएससी की भी तैयारी कराई जा रही है, रेलवे बोर्ड वगैरह सारी तरह के जो भी। बिहार गवर्नमेंट मतलब कि कोचिंग के लिए, खासतौर से मिलिट्री कोचिंग के लिए इतना बड़ा इंतजाम किया। ये तो बहुत बड़ी बात है। और हम चूंकि लाइब्रेरी, गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी के चेयरमैन हैं, हमारे यहाँ बिल्डिंग बन रही थी नई वाली, तो चीफ सेक्रेटरी हुकूमत बिहार आमिर सुबहानी साहब ने मुझे कहा और कि आप एक बार गवर्नमेंट वहाँ हज भवन की लाइब्रेरी को भी देख लीजिए और अपनी लाइब्रेरी को देख लीजिए कि उससे भी कुछ आपको फ़ायदा मिलेगा अपनी यहाँ की लाइब्रेरी में सुधार कराने का। तो हमें हज भवन की लाइब्रेरी में भी जाने का मौका मिला, विधानसभा की लाइब्रेरी भी हम उन्हीं के डायरेक्शन पर गए, देखे। तो हम भी अपने यहाँ लाइब्रेरी में उस तरह का तरमीम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वक्त हुआ चाहता है अरशद फिरोज साहब, आपने ये बताया कि चूँकि एक लाइब्रेरी के चेयरमैन आप हैं, तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभदायक बनाने के लिए आपने कई जगह की लाइब्रेरियों का मुलाहजा किया, मुआयना किया, और उस निहज पर आप गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी को बड़े से बड़े मकाम तक पहुंचाना चाहते हैं। ये बड़ी बात है और बहुत बहुत शुक्रिया। सामीन, नाजरीन, अभी आप सुन रहे थे अल्पसंख्यक महिला शिक्षा और संसाधन के मौजू पर जनाब अरशद फिरोज साहब की कीमती या मालूमाती बातें। उन्होंने बताया कि किस तरह से बिहार गवर्नमेंट ने और मरकज़ी हुकूमत ने मुस्लिम ख़वातीन की तालीमी बेहतरी के लिए, तालीमी अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारे वसाइल, बहुत सारे स्कीमें, बहुत सारे मंसूबे बना रखे हैं और उससे फ़ायदा उठाया भी जा रहा है। लेकिन इनकी बात से अंदाज़ा हुआ कि इससे उतना फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा है जितना कि उठाया जाना चाहिए, और सरकार जिसके लिए कोशिश कर रही है, इन तमाम मंसूबों में स्कॉलरशिप मंसूबा है, हॉस्टल मंसूबा है, 25,000 और 50,000 का स्कॉलरशिप है इंटर और बीए पास करने के बाद। इसके अलावा साइकिल योजना, पोशाक योजना, मिड डे मील योजना, सैनिटरी नैपकिन योजना, और हज भवन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी। इतने सारे वसाइल। उर्दू लाइब्रेरी में भी हम लोग किताब मंगवाए, और गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी के जरिए भी मुस्लिम ख़वातीन, बच्चियाँ फ़ायदा उठा रही हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे मंसूबे बनाए हैं, लेकिन हम उन मंसूबों से उस तरह से मुस्तफ़ीज़ नहीं हो रहे हैं। हमारी मुस्लिम ख़वातीन और बच्चियाँ उस तरह फ़ायदा नहीं उठा रही हैं जिस तरह उठाना चाहिए। ज़रूरत है कि सरकार के इन स्कीमों को, इन मंसूबों को, इन प्रोग्रामों को हम उन तक पहुँचाएँ ताकि इनका लिटरेसी दर बढ़ सके, इनके शिक्षा का अनुपात बढ़ सके और मुल्क तरक्की कर सके। आज के लिए बस इतना ही। फिर हम मिलेंगे नए प्रोग्राम में, नए उन्वान के तहत, नई मालूमात के तहत। अरशद फिरोज साहब, आपका शुक्रिया, और डीडी पटना का भी शुक्रिया कि जिसने इतनी कीमती मालूमात को शेयर करने का मौका दिया। खुदा हाफिज़। शुक्रिया।